तो गाइस आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ भूकंप। जीएस में हमारा भूकंप भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे रिलेटेड कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम टारगेट रखते हैं इस टॉपिक को लगभग कंप्लीट करें एक शॉर्ट वे में, ना कि लॉन्ग मेथड से। मैं शॉर्ट तरीके से हर टॉपिक को कवर करवाता चल रहा हूँ जिससे आपके केवल जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो क्लियर होते चले और उसको समझते भी चले। तो गाइस भूकंप क्या है, ये क्या एक आपदा है और ये आपदा कितनी खतरनाक है, ये क्या क्या नुकसान करते हैं, वो सारी बातें आज की इस वीडियो में बताएंगे। अगर चैनल पर नए हैं आप लोग तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो देखते हैं भूकंप क्या होता है। भूकंप गाइस एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिसके कारण कई लोगों के घर उजड़ जाते हैं और कई लोगों का पूरा व्यापार, पूरा देश का देश नष्ट हो सकता है। ये इतनी खतरनाक आपदा है, यानी कि भूकंप हमारी आपदाओं प्राकृतिक आपदाओं में सबसे क्या है, खतरनाक आपदा है। कौन सी? भूकंप। भूकंप खतरनाक। तो गैस ये खतरनाक है। इससे पहले जब इसकी कोई खोज नहीं की थी या कुछ किसी को नहीं मालूम था तो सब क्या समझते थे कि भगवान हमसे रुष्ट है और उसने हमें ये सजा दी है। जैसे जैसे विज्ञान का स्तर आगे बढ़ता रहा और हमको पता लगने लगा कि कुछ साइंटिफिक रीजन भी होते हैं जिस कारण ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो लोगों ने पता किया कि भाई ये क्या है, ये कैसे उत्पन्न हुआ। तो कुछ वैज्ञानिकों जिन्होंने पता लगाया कि कुछ तरंगे जो होती हैं या कुछ ऐसी प्लेटें होती हैं जो पृथ्वी के अंदर होती हैं, और जब उनमें आपस में टकराव होता है, खिंचाव होता है, तब हमारी धरती हिलती है। उसी को हम भूकंप कहते हैं। तो जो ये डेवलपमेंट हुआ है इस भूकंप को लेके बहुत नीचे लेवल से होते होते आज की डेट में हमारे पास कुछ यंत्र हैं जिससे हम पता कर सकते हैं भूकंप कब आने वाला है। लगभग कुछ दिन पहले पता लगता है, उसकी तीव्रता का भी अनुमान लगता है, उसकी तरंगों का भी अनुमान लगता है। तो गाइस पहले लोगों ने बहुत कष्ट उठाया, बट अब इसका रोक नहीं है, बट हमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन पता लग जाती है कहाँ तक पहुंचेगा क्या है, वो बातें अब सामने आने लगी हैं। तो थोड़ा सा फायदा उठा लेते हैं, बट ये इतनी खतरनाक आपदा है, अगर ये आई अपने प्रभाव रूप से तो हम इसका कुछ कर नहीं सकते हैं, बस पता ही लगा सकते हैं, इससे बच नहीं सकते। तो भूकंप क्या है? पहले क्या था, भूकंप आता था मैंने क्या बताया कि सब सोचते थे भगवान रुष्ट हैं, भगवान हमको सजा दे रहे हैं, भगवान की प्रार्थना करो। वो बात सही थी उनकी, वो अपनी प्रार्थना रखते थे, विश्वास रखते थे, वो ठीक थी। लेकिन अब लोगों को साइंटिफिक रीजन मालूम होने लगा ये चीज हुई तो कैसे हुई, कोई तो इसका अर्थ होगा। तो इसका अर्थ ये निकला कि भूकंप हमारा जनरेट होता है जो हमारी पृथ्वी है। मैंने लास्ट टॉपिक में पृथ्वी की आंतरिक संरचना बताई थी, तो उसमें क्या था, पृथ्वी के अंदर कई प्लेटें होती हैं। तो वो प्लेटें क्या होती हैं, कभी कभार आपस में टकरा जाती हैं, उनमें कोई गति उत्पन्न होती है, बहुत स्पीड एकदम अचानक से होती है। तो जब वो आपस में टकराएंगी तो क्या होगा, उसके ऊपर ही तो हमारी जो परत है वो टिकी हुई है, और जब टकराएंगी वो आपस में तो भाई ये तो हिलेगी। अब इसके ऊपर हमने अपने मकान बना रखे हैं, अपने गृहस्थी के लिए हर चीज इसमें बना रखी है, शोरूम्स हैं, बड़े बड़े मॉल है, तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, तो वो तो गिरेंगे ऑब्वियसली। तो क्या है, भूकंप कैसे हमारे उत्पन्न होता है? भूकंप होता है पृथ्वी के अंदर हमारी जो सैलें होती हैं, प्लेटें होती हैं, जब वो आपस में एक तीव्र गति के साथ टकराती हैं तो उससे क्या होता है, हमारी धरती कंपन करती है, जिस कारण भूकंप उत्पन्न होता है। गाइस ये इसकी एक सिंपल सी लैंग्वेज है। भूकंप की लैंग्वेज आप याद कर लीजिए कि जब पृथ्वी के अंदर सैलों में या फिर प्लेटों में आपस में एकदम तीव्र गति के साथ टकराव होता है या खिंचाव होता है तो भूकंप उत्पन्न होता है, वहीं से भूकंप की उत्पत्ति होती है। तो भूकंप आप समझ ही होंगे। अब भूकंप को हम नापते कैसे हैं? जो हमारा भूकंप है, भूकंप हमारा, भूकंप के लिए एक विज्ञान, मतलब भूकंप एक विज्ञान रूप से एक विषय बना दिया है जिसे भूकंप का विज्ञान। तो भूकंप विज्ञान में क्या होता है, हम पूरा भूकंप के बारे में ही जानते हैं। तो इसका एक विज्ञान भी है जिसको हम भूकंप विज्ञान कहते हैं। ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं हम, सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी। तो गाइस सिस्मोलॉजी एक, जैसे भूकंप विज्ञान को हम सिस्मोलॉजी कहते हैं इंग्लिश में। ये क्या करता है, हमें पूरा भूकंप के अध्ययन के बारे में बताता है कि भूकंप कहाँ से जनरेट होता है, इसकी कहाँ कहाँ तक फैलाव होता है, किस तरीके से इसके थोड़े प्रभाव हैं, कैसे हम बच सकते हैं, किन किन कारणों से उत्पन्न होता है, कई सारी जितनी चीजें हैं वो सब किस में आ जाती है, हमारी सिस्मोलॉजी में आती है, जिसको हम भूकंप विज्ञान भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमारा भूकंप के कंपन का अध्ययन, या भूकंप का अध्ययन बोले, भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? सीस्मोलॉजी या भूकंप विज्ञान।
ये कहलाता है। आपको मैं शॉर्ट तरीके से समझा रहा हूँ। भूकंप क्या है? हमारा एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है, बहुत खतरनाक है, जिससे हमारे घर द्वार हर चीज नष्ट हो जाती है और हमको बड़ी कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं। तो गाइस, प्राकृतिक आपदा कैसे ये हुई, पहले क्या क्या लोगों को किस समस्या से जूझना पड़ता था, अब क्या क्या हमें चीजें मिल गई जिससे हम पता लगा सकते हैं भूकंप कहाँ से उत्पन्न हुआ, कहाँ इसका केंद्र है, कहाँ तक इसकी तरंगे जाएंगी। ठीक है, तो आपको समझ आ गया। तो प्राकृतिक आपदा है, बहुत खतरनाक है। भूकंप विज्ञान को सिस्मोलॉजी कहते हैं। भूकंप के लिए एक अलग विज्ञान है जिसमें हमें उसकी पूरी जानकारी मिलेगी, उसको हम क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी। और भूकंप का अध्ययन ही क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी। समझ आया? अब देखते हैं भूकंप की तरंगे जो होती हैं। भूकंप की तरंगे, तरंगे जो मापते हैं वो किस में मापते हैं? सीस्मोग्राफ पे। सीस्मोलॉजी से ही हमारा इसका जो तरंग नापने वाला यंत्र बना उसको हम क्या कहते हैं? सीस्मोग्राफ। सीस्मोग्राफ। इसी से हम क्या करते हैं? इसकी तरंगों को मापते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि तरंग भी और तीव्रता भी। तो कई सारी चीजें होती देखी जाती है। जब तरंग को नाप लिया, अब तीव्रता को इसमें भूकंप की किस में नापेंगे या कैसे पता लगाएंगे? तो तीव्रता हमारे इसके लिए भी वैज्ञानिक ने, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। सन 1935 में, सन 1935 में क्या हुआ, हमारे दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने सोचा कि भूकंप आता है, भाई तरंग तो हम पता लगा लेते हैं सिस्मोलॉजी से, सिस्मोग्राफी से पता लगा लेते हैं कि इसकी तरंग कितनी है, क्या है, किस तरंग से है। ठीक है, लेकिन उसकी तीव्रता भी तो मालूम होनी चाहिए, कितनी तीव्रता है तो कहाँ तक भागेगा। जब तीव्रता मालूम होगी कि इसकी इतनी तीव्रता है, पता लग जाएगा इतनी एरिया में तो जाएगा भूकंप, तो वहां पे जगह खाली करवा देंगे लोगों से। तो उन्होंने दिमाग लगाया 1935 में। हमारे वैज्ञानिक कौन कौन से थे? चार्ल्स चार्ल्स रिएक्टर, ठीक है, और एक थे हमारे गुटनबर्ग। तो इन दोनों वैज्ञानिक ने मिलकर क्या किया था, हमारे एक ऐसे यंत्र का उत्पादन किया था जिससे हमें पता लगता था कि इसकी तीव्रता क्या है, किसकी? भूकंप की। भूकंप, भूकंप की तीव्रता क्या है? तो किस, इन दोनों ने मिलकर एक हमारे ऐसे यंत्र का उत्पादन किया जिससे हमें तीव्रता का पता लगेगा। तो वो था हमारा एक वैज्ञानिक के ही सरने में, या जो भी उनका नेम है, रिएक्टर। तो रिएक्टर या रिक्टर, इसी के नाम से हमारा एक ऐसा जो यंत्र है जिससे हमें पता, रिक्टर से पता लगता है कि भूकंप की तीव्रता क्या है। जब गाइस हमें तीव्रता पता लग जाएगी तो हमें पता लगेगा भूकंप इतनी स्पीड से, इतनी गति से उत्पन्न हो रहा है, उसकी तीव्रता ये है, तो वो कहाँ कहाँ तक फैलेगा, तो वहां तक के क्षेत्र हम खाली करवा देते हैं जितनी जल्दी हो सकता है। तो समझ आया? एक चीज और मैं बताता हूँ, जो भूकंप होता है ये हमारी अर्थ है। ठीक है, ठीक है, ये अर्थ है। ये अर्थ है हमारी। ठीक है, अब अर्थ में भूकंप मान लीजिए यहाँ पे कहीं उत्पन्न होता है केंद्र पे। अब यहाँ भूकंप उत्पन्न हुआ तो उसकी क्या है? तरंगे ऐसे से फैल जाएंगी चारों तरफ। अब इसकी तीव्रता अधिक हुई तो ये पता लगेगा ना कि तरंगे कहाँ तक फैलेंगी और दूर तक जाएंगी, कहाँ तक जाएंगी। तो भूकंप हमेशा केंद्र से उत्पन्न होता है, और जहाँ पे भूकंप का केंद्र होता है वहां पे बहुत ज्यादा तीव्रता होती है। उसी वजह से वहां पे बहुत तगड़ा, मतलब भूस्खलन हो जाता है, या जो प्लेटों में इतना बुरा टकराव होता है कि वहां पे जो ऊपर जो भी चीज बनी हुई है, ह्यूमन से रिलेटेड पेड़ पौधे हर चीज गिर जाती है, धरती फट भी सकती है। तो जहाँ पे केंद्र होता है भूकंप का, कहते नहीं भूकंप का केंद्र इस जगह था गुजरात में, और पहुंचा कहाँ तक? उत्तर प्रदेश तक, वहां तक, मध्य प्रदेश तक। तो भूकंप की तीव्रता इतनी तेज होती है, कई कई राज्यों को लेके चली जाती है। हालांकि जिस केंद्र पर भूकंप आता है वहां ज्यादा नुकसान होता है, बट तरंगे दूर दूर जाती है, वहां तक कम हो जाता है, बट नुकसान करता है। तो केंद्र पे ही हमेशा भूकंप होता है। स्टार्टिंग को ये केंद्र लेके होता है, फिर धीमे धीमे उसकी तीव्रता के बिहार पर उसकी तरंगे फैलती जाती हैं चारों तरफ, जहां तक पहुंचे उसकी स्पीड के अकॉर्डिंग, गति के अकॉर्डिंग। तो प्लेटों में ही पृथ्वी के अंदर कई सारे कारण होते हैं हमारे भूकंप आने के। ज्वालामुखी से भी आते हैं, समुद्र की वजह से आते हैं, कई सारे कारण हैं भूकंप आने के, वो भी बताऊंगा। बट आपको मैं समझा रहा हूँ कि भूकंप हमारा किस तरीके से बना, किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई, कैसे कैसे लोगों ने जाना, क्या क्या इसके ऐसे यंत्र बनाए जिससे इसके बारे में पता लगे। तो गाइज, अब भूकंप के बारे में आप समझ गए। अब हम समझेंगे इसके कारण, कि किन कारणों से ये उत्पन्न होता है। कुछ इंपॉर्टेंट कारण समझ के हम उसको पूरी तरीके से समझाऊंगा। और अगर आपको कोई भी समस्या आती हो या कोई भी प्रॉब्लम आती हो, कमेंट सेक्शन में बता देना मुझे, उसके लिए वीडियो मैं अलग से बना दूंगा जिससे आपको समझ आए। ठीक है, तो अब देखते हैं हम इसके कारण, कि किस कारण से हमारा भूकंप उत्पन्न होता है।
तो गाइज मैंने आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कारण लिख दिए हैं। अब इनको समझते हैं किन कारणों से और कैसे हमारा भूकंप आता है। तो गाइज सबसे पहला कारण है हमारा प्लेटों की विवर्तनिकी। जो विवर्तनिकी होती है सबसे इंपॉर्टेंट कारण है। इसी की वजह से सबसे पहले भूकंप उत्पन्न होता है। मैंने आपको क्या बताया था, पृथ्वी के अंदर प्लेटें कुछ सैलें होती हैं जो आपस में टकराती हैं, जिसकी वजह से भूकंप आता है। इसका मुख्य कारण हमारा यही है, जो हमारी सैलें व प्लेट है। और सबसे खतरनाक भूकंप इन प्लेटों के कारण कब आता है, जब ये आपस में किनारों से टकराती हैं। किनारों से कैसे टकराती हैं, जो हमारी पृथ्वी के अंदर जब गैस कोई भी पानी के जरिए पानी भरता है पृथ्वी में, गर्म है पृथ्वी तो भाप बनता है, वाष्पीकरण होता है या गैस बन जाती है, तो वो प्लेटों को फोर्स करती है जब अधिक मात्रा में होती है। और जब और अधिक मात्रा में बनती है तो ज्वालामुखी बनती है, सारा गैसों से रिलेटेड है। तो प्लेटों को जब वो पुश करती हैं, बहुत फोर्स करती हैं अंदर ही अंदर, या किसी भी कारणवश हमारी पृथ्वी में प्लेटों में जब हलचल होती है, तो उनके जब किनारे टकराते हैं, तब सबसे खतरनाक भूकंप आता है। तो सैलों व प्लेटों के किनारे किनारे टकराने टकराने पर किनारे जब टकराते हैं तब सबसे ज्यादा खतरनाक भूकंप आता है। इस चीज को आप याद रखिए, किनका, सैलों का या प्लेटों का। ज्वालामुखी क्रिया, ज्वालामुखी क्रिया से भी भूकंप का उत्पन्न होता है, क्योंकि ज्वालामुखी और भूकंप अपने आपस में एक बहुत बड़ा संबंध रखते हैं। अगर भूकंप होगा तो ज्वालामुखी भी होगी, और ज्वालामुखी होगी तो भूकंप भी होगा। कैसे होगा, ज्वालामुखी के अंदर क्या होता है, मैग्मा होता है। मैग्मा कैसे बनता है, अंदर जो इतनी हीट गर्मी है वो एक मैग्मा का रूप ले लेता है। और हीट गर्मी बनाने के लिए जो हमारे पृथ्वी के अंदर मालूम है पानी, वो पानी धीमे धीमे गैस बनता है। गैस क्या बाहर निकलने का प्रयास करती हैं, जब प्रयास करती हैं तो वो अपने आसपास के सब पदार्थों को गर्म कर करके मैग्मा बना देती हैं। जब वो बाहर नहीं निकल पाता है तो भूकंप आते हैं। तो भूकंप भी क्या है, ज्वालामुखी का भूकंप आने के लिए ज्वालामुखी कारण है, ठीक है। और जब जहाँ पर हमें परत भूपर्पटी जो हमारी भूपटल है वो कमजोर होती है, कैसी भी होती है पतली, वहां पे ज्वालामुखी फट जाती है, और वो भूकंप की जो गैसें होती हैं या जो लावा होता है, मैग्मा होता है, वो बाहर आ जाता है। तो भूकंप का कारण हमारा ज्वालामुखी भी है। कि ज्वालामुखी क्या होती है, जहाँ फटती हैं वहां पहले भूकंप आता है, तब वो ज्वालामुखी फटती हैं। और ज्वालामुखी फटने के बाद भी उस एरिया में भूकंप आते रहते हैं, क्योंकि वहाँ गैसों का बहुत ही मात्रा में बनते हैं, बहुत ही मात्रा में वहाँ गैसें होती हैं। तो उनको जगह नहीं मिलती है अब निकलने के लिए, तो वो अपनी जो लेयर है हमारी पृथ्वी की सबसे ऊपर वाली, उसको हिलाती हैं, प्लेटों को हिलाती हैं, उससे हमारा भूकंप आता है। तो ज्वालामुखी का भी मुख्य कारण है भूकंप के लिए, ज्वालामुखी मुख्य कारण है, ठीक है। प्लेट विवर्तने की और ज्वालामुखी एक मुख्य कारण मानी जाती है। अब और भी देख लेते हैं। जल वाष्प एवं गैसें, मैंने बताया सब एक दूसरे से संबंध रखते हैं। जल वाष्प गैसें कैसे बनती हैं, मान लो कहीं पे अब ज्वालामुखी फट गया तो सब गैस तो नहीं निकल गई, और जो पानी हमारा पृथ्वी में भरा है वो ये तो है नहीं सब पानी हम यूज में लेते हो, वो पानी हमारा जल वाष्प बनता है। अब जब गैस बन चुका है, जल वाष्पीकरण हो रहा है, तो उसको निकलने के लिए जगह चाहिए। जब जगह नहीं मिल पाती है, जहाँ पे बहुत मजबूत ठोस परतें होती हैं हमारी पृथ्वी की, उसे वो फाड़ नहीं पाती है गैस, बट उसे वो हिला सकती है, उसको उसकी क्रियाओं को हिला सकती है। उनकी जो क्रिया होती है उनमें उसको विरोध करेंगी, तो वो आपस में अपने टाइम से जो घूम रही है, जो कुछ भी होता है उसमें टकराती है वो, तब भूकंप आता है। तो जल वाष्प एवं गैसों से भी भूकंप आता है, भूकंप का कारण है, ये भी भूकंप का कारण है। ये मुख्य, बट ये कारण है, ठीक है। मुख्य तो हमने मैं आपको बताया, और सब एक दूसरे, ये नहीं होंगे तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा तो ये कैसे होगा। कहने का मतलब आप समझ रहे हो कि सब काम कैसे गैसों से ही होता है, जल वाष्प और गैसों से। प्लेटें भी हिलती हैं, ज्वालामुखी गैसों की वजह से फटती है। अगर गैसें नहीं होंगी तो कहाँ से मैग्मा बनेगा, कहाँ से लावा निकलेगा। जल वाष्प गैस, पानी अंदर है, जल वाष्प बना, उसी से गैसें बन गई हैं। कुछ कुछ अंदर पदार्थ में मिला के जो खतरनाक गैसें बनती है, उनको बाहर निकलने के लिए जगह चाहिए। जहाँ जगह मिलती है वहाँ ज्वालामुखी क्रिया होगी, जहाँ जगह नहीं मिलती वहां पर जल वाष्प एवं गैसें होगी, क्योंकि ये उसको धक्का देंगे, ठीक है। और ये प्लेटें विवर्तनी क्या है, इनको जगह नहीं मिल रही है तो प्लेटों को हिला रही है, तो क्या है, भूकंप आएगा, ठीक है। अब जलीय भार का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हम मानव निर्मित मान सकते हैं, मानव निर्मित। ये हमारे द्वारा ही भूकंप का एक बहुत बड़ा कारण है। क्या होता है जल भार का, जलीय भार का मतलब है हम क्या है, पानी को एकत्रित एकत्रित करने के लिए कई जगह बांध लगा देते हैं नदियों के पास, ठीक है। बड़ी बड़ी नदियों के पास हम बांध लगा देते हैं, जिससे हमारा पानी हम समय के अनुसार अपनी जरूरत पड़ने पर ज़्यादा ले सकें या नहीं ले सकें, या बिजली बनाने के लिए कुछ भी, कोई भी रीजन हो सकता है। तो वहाँ इतनी मात्रा में जब पानी एक जगह एकत्रित रहेगा, तो भाई उसके नीचे जो परत है, जो भी हमारी परत है, उस पर भार तो आएगा। जब भार आएगा तो प्लेटों पे जोर पड़ेगा, और वहाँ पे भूकंप आने की क्रियाएं ज़्यादा हो जाती हैं।
ऐसा वैज्ञानिकों ने पता भी लगाया कि जिन एरियाओं की परतें बहुत ज़्यादा ठोस मजबूत मानी जाती हैं और जहाँ पर कभी भी भूकंप नहीं आया, जब से वहाँ पर बांध लगाया या जलीय भार की कोई भी क्रिया करनी शुरू की है, वहाँ पर आए दिन भूकंप आते रहते हैं। तो कहने का मतलब आप समझ सकते हो कि जलीय भार हमारे मानव द्वारा निर्मित है। अगर ये हमारा हम ना करें, वैसे तो हमारी ज़रूरतें हमें करना पड़ेगा, बिजली बनानी है तो पानी को इकट्ठा करना पड़ेगा, खेतों के लिए बड़े बड़े बांधों बनाने पड़ते हैं कि इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ने के लिए पानी का हम उसका यूज़ ले लें। लेकिन उससे कुछ नुकसान भी है, फ़ायदे भी हैं। बट मैं आपको समझा रहा हूँ कि जलीय भार क्या है और ये किससे उत्पन्न हुआ है, मानव ने उत्पन्न हुआ है। ठीक है। अब भूपटल का संकुचन क्या कह रही है विज्ञान हमारी, कि भूपटल दिन प्रतिदिन क्या होती जा रही है, ठंडी होती जा रही है। विकिरण के कारण हमारा जो अर्थ है, पहले बताया जाता कि हमारी अर्थ एक आग का गोला थी, दिन प्रतिदिन विकिरण के कारण, विकिरण होता है जो, उसके कारण वो ठंडी होती आ रही है। अब इतनी ठंडी होती आ रही है कि उसकी प्लेट भी संकुचन होने लगी है। पहले जितनी ही गर्म थी वो दिन प्रतिदिन, एक दिन माना जाता है कि पृथ्वी भी एक ठंडा गोला बन जाएगी। तो वो इतनी ठंडी आ रही है क्योंकि सूरज की भी तो एनर्जी धीमे धीमे खत्म होगी, तो उसकी जो एनर्जी वहां तक हमारे पास पहुंच नहीं पाएगी, तो वो भी ठंडी होगी। तो वो कैसे हो रहा है, विकिरण के कारण। तो उस कारण क्या हो रहा है, हमारी पृथ्वी की जो लेयर है वो ऐसी होने की बजाय अब ऐसी होती जा रही है। जब ऐसी होगी तो हमारी प्लेटों के बीच में खिंचाव पड़ेगा, खिंचाव पड़ेगा या फिर वो दबेंगी या खींचेंगी, क्योंकि संकुचन हो रहा है, सिकुड़ रही है। तो उस कारण भी हमारा भूकंप उत्पन्न होता है। तो ये कई सारे कारण थे जो मैंने आपको बता दिए, 5 कारण इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा प्लेट विवर्तनिक, सबसे ज्यादा खतरनाक इसी से हमारा भूकंप होता है, प्लेटों का आपस में टकराव होता है। अगर टकराव नहीं हुआ और वो जगह कमजोर मिली तो वहां ज्वालामुखी फट जाएगा, वहां अगर कोई नहीं रहता तो नुकसान ज्यादा नहीं होगा, थोड़ा बहुत पॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है। और अगर मजबूत जगह मिली, प्लेटें भी वहां पे बहुत मजबूत, अपनी स्थिरता पे बहुत जटिल हैं, तो क्या करेंगी, ये हिलाएंगी धरती को, ऊपर को गैस निकलने को पुश करेगी, जगह बनाएगी। तो जगह भी नहीं मिल पाएगी तो वो क्या करेंगी, वहां पे भी भूकंप आने के चांस बढ़ जाते हैं, बट कम होते हैं। चलिए, अब बार मैंने आपको बता दिया है, हम कहीं भी बांध लगाते हैं मानव द्वारा, हमें जरूरत पड़ती है पानी को एकत्रित करने की, तो वहां पे भार तो बहुत अधिक मात्रा में हो जाता है। छोटे मोटे बांध की मैं बात ही नहीं कर रहा, कई कई टनों के हिसाब से, कई कई एकड़ों के हिसाब से पानी को रोका जाता है, तो वहां पर हमारा ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। फिर आ गया भूपटल का संकुचन। भूपटल हमारी दिन प्रतिदिन सिकुड़ती जा रही है क्योंकि अब हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर दिन प्रतिदिन ठंडा होता जा रहा है पहले के मुताबिक। और जब ठंडा हो रहा है तो जो प्लेटें हैं वो सिकुड़ रही हैं, उन सिकुड़ने के कारण भी हमारा भूकंप आ रहा है। तो गाइस, मैंने भूकंप के ये प्रमुख कारण भी बता दिया और भूकंप को भी समझा दिया। तो आज की इस वीडियो में आपको भूकंप समझ आ गया होगा कि भूकंप कैसे उत्पन्न होता है, उनके कौन कौन से कारण हैं, कौन से वैज्ञानिक ने कौन सा उसका यंत्र बनाया जिससे तरंग नापी जाती है, और उसकी तीव्रता कैसे नापी जाती है, कहाँ पर उसका केंद्र, वो सारी बातें मैंने आपको बताई है। वीडियो अगर आपने पूरी देख ली तो आपको भूकंप समझ जरूर आ गया होगा। तो गाइज, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप वीडियो को देख लें आसानी से। तो गाइज, आज की वीडियो के लिए